गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का। लेक्चर नंबर 7 हमारा क्रेडिट मॉनिटरिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले आज हम समझेंगे क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग के, और क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग के, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ना वाले हैं। तो अगर हम देखें तो क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या है। क्रेडिट मॉनिटरिंग एक तरीके का एक्ट है जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल रेगुलरली इंगेज हैं अपने क्रेडिट स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर हम देखें तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जब हम किसी भी क्रेडिट मॉनिटरिंग को करते हैं। तो अगर हम कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं अपने क्रेडिट की किसी भी बैंक के अंदर, तो हमें एज्यूम करना होता है कि एक ग्रेटर सिग्निफिकेंस के लिए हमें किस तरीके के इफेक्टिव मैनेज ऑफ लेंडिंग करनी होगी। तो अगर हमें देखना है कि जो सक्सेस है हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग का, वो लार्जली डिपेंड होता है किसी टू एक्सपर्ट्स के अंदर। तो अगर हम कहें तो वो कौन से हैं कि जो कॉपरेशन है बोअर क्लाइंट्स का, जो कि फर्निशिंग कर रहा है किसी एक रिक्वायर्ड डाटा को, और साथ साथ क्या है सेकंड जो फैक्ट है वो क्या है कि जो स्टेटमेंट्स हैं बैंक के वो ऑन टाइम, या कैपेसिटी है, या जो नॉलेज है हमारी क्रेडिट मॉनिटरिंग की किसी भी अथॉरिटी की, वो टाइमली क्या ले रहे हैं, उसके भी पे डिसीजंस ले रहे हैं जो भी हम क्रेडिट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो भी करेक्टिव स्टेप्स हैं हमारे, उनको हम अपने बोरोअर अकाउंट्स में रख रहे हैं, जो कि उनके अकाउंट को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो एक प्रॉपर और इफ़ेक्टिव क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स जो कि अकाउंट्स के जो भी हमारे अकाउंट होते हैं उन पे की जाती हैं, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स स्पेशली इन द एसएमई सेक्टर, और हमारे किसी भी अनप्रोडक्टिव एसेट्स के वॉल्यूम को ग्रो करने के लिए हम उसको मिनिमाइज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो प्रपोजल्स होते हैं हमारे पर्टिकुलर किसी भी क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए, तो हमें अप्रेज और सेंक्शन करने के लिए किसी एक राइट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी राइट अथॉरिटी होती है वो उसको अप्रेज्ड और सेंक्शन करती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर हम देखें तो जो कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट होता है वो डिसबर्स होता है जब कोई लैंडिंग बैंकर ये रेस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा हो किसी भी चीज़ के लोन के रिगार्डिंग, गारंटी नहीं दे रहा हो, किसी भी पर्टिकुलर जो बोरोअर है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो। तो हम क्या करते हैं, रेगुलर अपने ट्रांजेक्शन्स को वॉच करते रहते हैं और कंटिन्यूअल बेसिस पे हम उसको रिकवर करते हैं फ्रॉम द बोरोअर्स। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग के, तो सबसे पहला पॉइंट है कि फॉर द चेकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड विच आर द सिंडिकेट्स बाय बैंक। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखें हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए, तो क्या है कि हम ये चेक करते रहते हैं कि किस तरीके से हम अपने फ़ंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो कि एक सिंडिकेट है किसी बैंक से। दूसरा क्या पॉइंट है कि टू सी द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टिपुलेटेड एट द टाइम ऑफ द सेंक्शन ऑफ फंड, कि हम उन टर्म्स और कंडीशंस को स्टिपुलेटेड करते हैं जो कि हमने फ़ंड के सेंक्शन के टाइम पे की थी। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन टाइम टू अवॉइड टाइम एंड कॉस्ट ओवर रन्स, कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसको हम चेक करते रहते हैं कि किस टाइम के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिससे कि हम उसके अंदर जो भी हमारे टाइम्स हैं, जो भी कॉस्ट लग रही है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हमें इवैल्यूएशन करना हो या परफॉर्मेंस करना हो किसकी टर्म में, प्रोडक्शन, सेल्स और प्रॉफिट की टर्म में, तो उसके लिए हमें क्रेडिट मॉनिटरिंग करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें असेसमेंट करना हो अपने इंडस्ट्रियल क्लाइमेट को या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, एवलिटी पोजीशन ऑफ इनपुट्स लाइक पावर एंड रॉ मटेरियल्स, तो उसके लिए हमें क्रेडिट मॉनिटरिंग करनी होती है, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमें ये डिटेक्ट करना हो कि क्या सिग्नल्स और क्या सिम्टम्स हैं सिकनेक्स के, तो उसके बिहाफ पे हम करेक्टिव एक्शन या डिसीजंस ले सकें। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर हमें चेक करना हो कि किस तरीके के एक्यूमुलेशन हमारे स्टेचुरी ड्यूज़ या क्रेडिटर या ओल्ड स्टॉक से हैं, जो कि किसी फिनिश्ड गुड्स के हैं, तो उसके लिए भी हमें क्रेडिट मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग के, तो पहला जो पॉइंट है उसमें हम एडवांटेज बता रहे हैं हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग के, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो बैंक है वो हेल्प करता है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में जो कि किसी थेफ्ट से रिलेटेड होती है। अगर हमें ये देखना हो कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, हमारा जो अकाउंट्स है, वो किसी तरीके से कोई थेफ्ट से प्रिवेंट तो नहीं हो रहे, तो उसके लिए हमें क्रेडिट मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारी क्रेडिट मॉनिटरिंग का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहते हैं, और बैंक के अंदर जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहाँ भी हम बैंक क्रेडिट को एसेस कर रहे होते हैं, उनकी रेगुलरली वॉचिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप बैंक के अंदर अपने अकाउंट्स को देख रहे हैं, तो अगर आपने किसी भी बैंक के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन किया है, तो आप लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पे हम किसी भी बैंक को देखने के लिए या समझने के लिए हम क्या करते हैं,
उस जगह बैंक को ओपन उस जगह अपना अकाउंट ओपन करते हैं जहाँ पे हमें क्या होता है कि हम देख सकें कि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई क्रेडिट मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही, हमारे जो अकाउंट्स हैं उनको रेगुलर वॉच किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा किसी भी एक हायर अथॉरिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें अपने किसी भी गुड रीजन को मॉनिटर करना हो किसी भी क्रेडिट से रिलेटेड, तो बैंक क्या करती है, अब बताती है कि हमारे फाइनेंशियल एक्शंस क्या होंगे जो कि किसी भी क्रेडिट स्कोर को हर्ट करने या उसको हेल्प करने में किए जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो जो बैंक्स है वो मॉनिटर इसलिए करता है क्रेडिट का, जो कि एक मेन डिसएडवांटेज है कि उसके प्रोसेस को करने के लिए जो कॉस्ट हमारी लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्या है कि अगर बैंक्स किसी भी ओवर एनालाइज कर रहे हैं अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को, तो बैंक क्या करता है, टू मच टाइम उसके अंदर स्पेंड करता है, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो हम स्मॉल वीक्स के अंदर ही एक्चुअली उस चीज़ को पूरा करने की सोचते हैं, जो कि अच्छे तरीके से रेगुलरली उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती। तो जो बोरोवर है, क्लाइंट है, वो इन्जॉय करते हैं उन वेरियस बैंक फैसिलिटीज़ को, किस वे से, वर्किंग कैपिटल और टर्म्स ऑफ लोन के बेसिस पे। तो जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे फॉलोइंग बैंक के फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को सबमिट करने के लिए, तो अगर हम स्टेटमेंट को देखें कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे हम उसको हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है किसी भी पर्टिकुलर बैंक में, तो हमारा मंथली स्टॉक स्टेटमेंट, मंथली सेलेक्ट ऑपरेशनल डाटा, QIS फॉर्म 1, 2 एंड 3 फॉर बिगर बोर्ड्स, हाफ ईयरली एंड ईयरली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मंथली स्टेटमेंट ऑफ सेल्स एंड परचेज विद द आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। तो इन सभी स्टेटमेंट के थ्रू हम जो भी हमारी बैंक की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को एंजॉय करने के लिए, वो हम इन चीज़ों के थ्रू करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए नेसेसरी होती हैं जब भी वो किसी मंथ के अंदर अवेलेबल हों, जहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपने बैंक ऑफिशियल का, जो कि पीरियोडिकल इंस्पेक्शन के टाइम पे किया जाता है। तो अगर हमें सेल एंड परचेज करनी हो अपने रजिस्टर्ड सपोर्टेड को बाई रेस्पेक्टिव इन्वाइसेस, और सेकंड है कि स्टॉक रजिस्टर गिविंग डिटेल्स ऑफ स्टॉक होल्डिंग एंड द मूवमेंट ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक रजिस्टर्स हैं वो हमें डिटेल दें कि किस तरीके की स्टॉक होल्डिंग है और स्टॉक्स के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम है बैंक्स के, वो क्या क्या है कि अगर हमें देखें तो जो बैंक्स जो क्रेडिट मॉनिटरिंग करती है उसकी वो रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहती है क्रेडिट अकाउंट्स की, और आइडेंटिफिकेशन करती है उन क्रिटिकल अकाउंट्स की, इनिशिएटिव प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करती है जहाँ से वो अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके जो कि अभी परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो हम अपने सब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको क्रेडिट मॉनिटरिंग की तरह की हेल्प से हैंडल करते हैं, और जो भी हमारी ऑडिट रिक्वायरमेंट है उसके कॉम्प्लीशन के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी भी बैंक के अंदर क्रेडिट मॉनिटरिंग की जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि हर एक जो बैंक है वो एक वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी को फॉलो करता है, जहाँ पे हम अपने अकाउंट को मॉनिटर करने के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशन से कवर करते हैं, उसका सुपरविज़न करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी भी एक अकाउंट के अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन कौन से इफ़ेक्टिव क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो कि बैंक डिफरेंट टाइप्स और से इंस्पेक्शन या ऑडिट करता है। तो अगर हम देखें तो वो कौन कौन से इंस्पेक्शन और ऑडिट किए जा रहे हैं, तो पहला होता है RBI इंस्पेक्शन, दूसरा है रेगुलर इंस्पेक्शन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिस ऑफ हेड ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस, कॉन्करेंट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट और लीगल ऑडिट। ये सारे हमारे इंस्पेक्शन और ऑडिट्स होते हैं जो कि एक इफ़ेक्टिव क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बैंक्स में किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन से स्टेप्स हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग के, तो पहला अगर हम स्टेप देखें तो वो है हमारा प्री डिसबर्समेंट स्टेज। जो प्री डिसबर्समेंट स्टेज होती है वहाँ पे हम कोई टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स करते हैं किसी भी लोन के रिगार्डिंग, और वैल्यूएशन करते हैं सिक्योरिटीज़ का, साथ साथ जो भी बैंकर की नेसेसरी चीज़ें हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियर करते हैं, जो कि एक बेसिस है किसी भी एडवांस के देने के टाइम। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हम फॉलो कर रहे हैं वो म्यूचुअली एक्सेप्टेड होती है बोथ बैंकर और द बोरोर के बीच में। साथ साथ अगर हम देखें तो जो कवर हम कर रहे हैं अपने लोन अमाउंट का और किसी भी मैक्सिमम लिमिट को लेके किसी भी एडवांसेस के, तो जो नेचर है हमारे एडवांस का वो पीरियड अप टू वैलिड होता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज की जाती है। और साथ साथ हम ये देखें कि जो कंटेंट है हमारे पीरियड ऑफ रीपेमेंट का वो डिपेंड होता है कि क्या पर्पज़ है हमारे लोन और एडवांसेस का और क्या साइज़ है हमारे लोन का। फिर अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्रियल लोन है जहाँ पे हम एक्वायर करें किसी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी को या एग्रीकल्चर लोन, तो ग्रांटेड होते हैं वे ऑफ टर्म्स लॉन्स रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 10 to 25 ईयर्स।
तो उनका जो लॉन्स का रीपेबल टाइम पीरियड होता है वो 10 से 25 साल का होता है, जो कि डिपेंड होते हैं रीपेमेंट पीरियड एग्रीड। जो भी आपने रीपेमेंट पीरियड एग्री किया है एक बैंकर ने एक बोरोवर ने, उस पर डिपेंड किया जाता है। तो जो रीपेमेंट डिपेंड है वो कैश सरप्लस पे है उस प्रोजेक्ट का, उस एक्टिविटी का जो कि एक बोरोवर अंडरटेक कर रहा है, और जो भी वो इंस्टॉलमेंट या जो भी वो इनकम जनरेट कर रहा है अपने पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी से, तो उसके सुटेबल में वो अपनी इंस्टॉलमेंट को फिक्स करता है। नेक्स्ट क्या है कि फॉर द वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लोन्स आर सैंक्शन फॉर द शॉर्ट पीरियड। अगर हमें कोई भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चाहिए तो लोन को सैंक्शन किया जाता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए, जो कि एक पीरियडिकल रिव्यू होता है, रिन्यूअल होता है। तो जो रिपेमेंट हम कर रहे हैं किसी भी सेल प्रोसीड को लेके, तो अगर गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं एडिड मार्केटेड में, तो जो वैल्यूएशन है सिक्योरिटीज़ का वो बैंकर कंसल्ट करता है आउटसाइडर से, पर्टिकुलरली अपने मॉर्गेज सिक्योरिटीज़ को लेके, जैसे लैंड और बिल्डिंग है। क्योंकि जो लीगल साइड है सिक्योरिटीज़ की, तो बैंकर्स क्या करता है उनको हैंडल करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को केयर करता है जो कि उनसे रिलेटेड होते हैं, और साथ साथ चेक करता है उन नेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ को जो कि हम फिल करते हैं जब वो बोरोवर लाइबल होता है अपने ट्रू सिग्नेचर को लेके। मीन जो भी वो सिग्नेचर कर रहा है वो उसके लिए उसका ठीक है या नहीं है। तो कुछ केसेस में दिखाते हैं कि हम जो बैंकर्स हैं वो अपने राइट्स को लॉस करते हैं, क्योंकि जो नेगलेंस है हमारी पर्टिकुलरली फॉर्मेलिटीज़ में, वो हम प्रॉपर चेक नहीं कर पाते, उनको केयरफुली चेक नहीं करते। तो जो जितने भी हमारे क्लॉजेज हैं, जितने भी लीगल इंस्ट्रक्शन हैं, उनमें उनको कंटेन किया जाता है। तो साथ साथ अगर हम देखें तो हम अपने लॉर्ड से उसके बिहाफ पे एडवाइस भी लेते हैं। तो हम देखें कि जो क्रेडिट मॉनिटरिंग की फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे हम चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो आफ्टर चार्जिंग अ सिक्योरिटी, जब हम कोई सिक्योरिटी को चार्ज करते हैं तो हमें रिक्वायर होता है कि हम क्रिएट करें उन नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स का बैंकर्स पास का, जो कि डिसबर्समेंट करे उस अकाउंट का जो कि परमिशिबल बैंक फाइनेंस से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेथड्स ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ द बैंक क्रेडिट, कि अगर हम बैंक क्रेडिट को देखें पास्ट में तो जो सिक्योरिटी बेसिस होते थे वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे होते थे। तो जो सिक्योरिटी हम चार्ज करते थे वहाँ पे हम एक मार्जिन फिक्स करते थे जो कि ड्राइंग पावर को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता था। तो जो ब्रोअर है वो ड्रॉ करता है उन चीज़ों को जो कि वो चाहता है किसी भी टाइम पे अपनी ड्राइंग लिमिट से। तो ये जो मेथड है हमारे डिसबर्सिंग का, वहाँ पे हम क्रेडिट बेसिस पे उसको करते हैं। तो जो फंड्स हैं हमारे बैंक्स में जो अवेलेबल होते हैं उनकी ड्राइंग के लिए हम डिपेंड होते हैं कि ब्रोअर की किस तरीके की नीड है। तो जो सिचुएशन होती है वहाँ पे हम अपने कैश आउटफ्लो की प्लानिंग करते हैं, जो कि डिफ़िकल्ट होती है एक बैंक लेवल पे, क्योंकि जो बैंकर है उसको ये नहीं पता होता कि जो बोरोवर का टाइम है वहाँ पे वो अपनी कितनी मनी को विड्रॉ करेगा। तो अगर हम देखें तो जो कैश क्रेडिट है वो एक कन्वीनियंट है किसी बोरोवर के लिए, जहाँ पे वो अपने कॉन्स्टेंट्स को, अपने डिसिप्लिन्स को अपनी ड्राइंग्स से देखता है। तो जो बैंकर है वो एक क्रिएट करता है एक अकाउंट को जो कि इंश्योर करता है कि जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की वो रिमेन एडुकेट है। तो इस केस के अंदर हम देखेंगे जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की है वो गोज़ अप, मीन्स वो जो वैल्यू है सिक्योरिटी की वो बढ़ती है। तो जो ड्राइंग पावर है इंक्रीज़ होती है, तो उससे जो हमारी कैपेसिटी है बोरोवर की वो भी इंक्रीज़ होती है किसी भी ड्रॉ को लेके। तो एज सुन एज द जो वैल्यू है हमारे सिक्योरिटी की वो एडुकेट होने से हमारा लोन अमाउंट डिसाइड होता है। तो बैंकर क्या करता है उसको ईज़ करता है और इग्नोर करता है उसको कम्प्लीटली, जब बोरोवर उन बैंक क्रेडिट का यूज़ कर रहा हो एफिशिएंटली और नहीं। तो आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक के नेशनलाइजेशन के बाद अगर देखें तो हमने इम्प्रूवमेंट किए अपने सिस्टम के अंदर, जहाँ पे हमने डिसबर्समेंट किया है बैंक क्रेडिट का, जो कि हम मेनली टंडन या कोर कमेटी रिकमेंडेशन से ब्रॉड करते हैं। उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 देखें तो जो फॉलोअप एंड सुपरविजन किया जा रहा है किसी भी बैंक क्रेडिट का, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी कमर्शियल बैंक का आज के टाइम पे। तो हम जो भी फॉलोअप या सुपरविजन कर रहे हैं अपन ने क्रेडिट का, वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी फाइनेंसिंग हम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर, तो कॉन्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि जो सुपरविजन है हमारे बैंक क्रेडिट का वो बहुत चैलेंजिंग होता है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग या लार्ज नंबर ऑफ बायर्स क्या होते हैं डिफरेंट सेक्टर के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे फॉलोअप का और सुपरविजन का किसी भी बैंक क्रेडिट के अंदर, तो हमें कुछ पॉइंट्स को देखना होता है कि हमें ये इंश्योर करना हो कि बैंक क्रेडिट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे उसको सैंक्शन दिया जाए। और साथ साथ हम क्लोज करते हैं बोरोवर्स की एक्टिविटी को, जो पर्टिकुलर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया भी है या नहीं किया है, उसने जो लोन अमाउंट लिया है उस प्रोजेक्ट के लिए उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें कि अगर हमें वैलिड करना है, परफॉर्मेंस देखनी है अपने यूनिट की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट, तो हमें देखना होगा कि जो बोरोवर की लाइन है, जो उसका ओरिजिनल प्लान है वो किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहा है।
नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें अपने मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को अप्रिशिएट करना है तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि इकोनॉमिक सिचुएशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज से, तो वो भी हम इनके थ्रू किए जा सकते हैं। अगर हमें अपने सिग्नल्स देखने हैं कि सिकनेस के कि अगर हमें ये डिटेक्ट करना है कि क्या क्या सिग्नल हैं हमारे सिकनेस के, तो अर्ली स्टेज के अंदर हमें क्या करने होते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेने होते हैं। जब भी हम किसी भी सिकनेस से घिरे हों, साथ साथ हम उस करेक्टिव एक्शन से क्या कर सकते हैं, अपनी सिकनेस को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन 3 देखें तो वहाँ पे रिकवरी ऑफ एडवांसेस को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो पहला क्या है, डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो भी टेक्निक हम फॉलोअप या सुपरविजन करते हैं किसी भी बैंक क्रेडिट के यूज़ से, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बैंकर क्या करता है, उसको रिकवर करता है उस ड्यू टाइम से पहले। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस है किसी भी बिज़नेस के अंदर, वहाँ पे हम इन चीज़ों को फेस करते हैं, जो कि एक मेन प्रॉब्लम है पास्ट के अंदर। तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं जो कंपटीशन हो रहे हैं फर्म्स के बीच में, या कोई भी प्रोटेक्टिज्म पॉलिसीज़ हैं, वो ले डाउन करती है हमारी किसी भी डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू। तो हम अपने प्राइमरी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं जब हम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इनकाउंटर करती है उन सभी प्रॉब्लम्स को, जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स को एडजस्ट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें, हमारे जितने भी बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि फोर्स करता है कि हम उन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें जो कि थर्ड वर्ल्ड डेब्ट के आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, तो मिलियन एंड मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ इट्स क्रेडिट टू डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अमेरिका, अफ्रीका एंड नॉट सर्टेन टू बी रिकवर्ड। तो जो IMF जो मिलियन ऑफ डॉलर्स क्रेडिट के रूप में किसी भी डेवलपिंग कंट्री को दे रही है, जैसे एशिया को, अमेरिका को, अफ्रीका को, तो वो जल्दी से सर्टेन टाइम पे उसको रिकवर नहीं करती है। और अगर हम देखें तो जो जर्मन मैगजीन एलिवर्स है, उसने ये एनालाइज़ किया था कि जो डेब्ट क्राइसिस है वो हमने देखा गया था कि जो IMF डेब्ट रिकवरी प्रॉब्लम है वो देखी गई थी। तो वेस्टर्न बैंक ने $700 बिलियन आउटस्टैंडिंग थर्ड वर्ल्ड वार या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के टाइम पे किया था। जो तो अगर हम देखें तो ये बहुत मोस्ट अनप्रिवेंट सिचुएशन है इस केस में, कि जो 9 बिगेस्ट बैंक हैं अमेरिका के अंदर, वो लैंड हो गए थे। उनका जो कैपिटल था, जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, उनका जो लैंड था, मीन्स उनकी जो लैंडिंग थी वो बहुत कम हो गई थी। लेकिन अगर हम डेली रिपोर्ट देखें अपने पंजाब नेशनल बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या अदर बैंक्स इंडिया के अंदर, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं कि वो अपने लोन अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम देखें तो इन तीनों बैंक्स का जो रिकवर अमाउंट था वो $200 मिलियन था, जो कि एक बिज़नेस एंटरप्राइजेस से प्रोवाइड किया गया था, जो कि ब्रिटेन में था। और लास्ट अगर हम देखें तो सेकंड क्या है पॉइंट, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या है हमारे पुअर रिकवरी के। तो एज ए रिजल्ट की डिफरेंट इंटरव्यू ऑफ द सीनियर बैंक ऑफिसर एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कमर्शियल बैंक हायरार्की, कि अगर सीनियर बैंक ऑफिसर डिफरेंट इंटरव्यू कर रहे हैं अपने डिफरेंट लेवल पे किसी भी कमर्शियल बैंक हायरार्की के अंदर, तो जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है किसी पुअर रिकवरी के, किसी भी बैंक एडवांसेस है, उनको क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में। एक तो क्या है, नेचर, और दूसरा है ह्यूमन। और अगर हम बैड रिकवरी को देखें तो जो भी फॉल्ट है वो किसी एक बैंकर का भी हो सकता है, किसी एक बोरोअर का भी हो सकता है। तो अगर पुअर रिकवरी के 2 फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, नेचर और ह्यूमन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।